नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। क्या आपने बिहार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी को पढ़ा, जो अभी अभी लॉन्च किया गया है पिछले 2 महीने पहले। इसी तरह के बिहार सरकार ने एक ई विधान ऐप को ओम बिरला जी की मदद से लॉन्च किया। क्या आपने उसे पढ़ा? इसके साथ ही क्या आपने बिहार 7 निश्चय योजना 3 को रिवाइज़ किया है? इसी तरह का एक और फेस्टिवल जो रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के चंपारण में आयोजित किया, क्या आपने उसके बारे में पढ़ा है? इन्हीं सब को आज हम रिवाइज करेंगे 71 बीपीएससी मेंस के लिए, जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं, और 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए आज बिहार स्पेशल को हम लोग रिवाइज करेंगे। बिहार स्पेशल के कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से सवाल आने की संभावना 99% होगा, ऐसे टॉपिक को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। पिछले वीडियो में रिकॉर्डिंग जो है वो लास्ट से पहले ही ख़त्म हो गया था, तो उस टॉपिक को भी पीडीएफ में मैंने शेयर किया था, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पूरा ही पढ़ के जाइएगा। जो आपको परेशान करेगा एग्जामिनेशन में वो लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल नहीं होंगे, शॉर्ट फॉर्मेट के सवाल होंगे, इससे विशेष ध्यान उस पर भी दीजिएगा। छोटे छोटे सभी टॉपिक को पढ़ना है। लास्ट के समय में और कुछ भी नहीं करना होता है। जितने टॉपिक से गो थ्रू हो सकते हैं ज़रूर हो करके जाइए, ताकि आपको याद रहे, वहाँ पर आप उसे लिख भी सकें। क्या है बिहार 7 निश्चय योजना 3? 7 निश्चय योजना 1 और 2 की अपार सफलता के बाद 7 निश्चय योजना 3 को लाया गया। पटना में आपने बड़े बड़े होल्डिंग देखे होंगे 7 निश्चय योजना 3 के। एक बार रुक करके होल्डिंग पढ़ते तो आपका पूरा रिवाइज हो जाता टॉपिक, क्योंकि उस पर सारे जो पिलर्स हैं, 7 जो मुख्य इसके लक्ष्य हैं, वो सारे लिखे हुए हैं। मैंने खुद पढ़ा है वो। बिहार सरकार की कैबिनेट ने 16 दिसंबर 2025 को राज्य के विकास को गति देने के लिए 7 योजना 3 को मंजूरी दे दी। और इस पर आधारित जब मैंने सवाल लिखवाया था बच्चों से, 71 वाले मेंस के बच्चों से, तो उनको मैंने हर कॉपी पर मुझे ये लिखना पड़ा था कि जब भी आप इस तरह का लिखते हैं सवाल जिसका तीसरा वर्जन आ रहा है, तो आपको मेंशन करना चाहिए कि पहले और दूसरे की उपलब्धियाँ क्या रही। शॉर्ट में ही मेंशन कीजिए या कमियों को मेंशन कीजिए। जैसे मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना मैंने पढ़ाया, वो पूछा भी गया आपके एएसओ मेंस में, डीएसओ मेंस में, सॉरी। तो इसी प्रकार से जब मैंने आपको पढ़ाया कि भाई 7 निश्चय योजना 3, तो 1 और 2 के बारे में लिखिए, उसकी कमियां अगर कोई हैं तो वो, उसकी उपलब्धियां कोई है वो, उसके बारे में चर्चा जरूर ही करें। उसके बाद तीसरे पर आएँ, ठीक है। तो एक लाइन जो मैंने मेंशन किया अपार सफलता के बाद, ये मैंने कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि लिखना है इसको आंसर में कि इन दोनों की सफलता के बाद तीसरी योजना सरकार लाई है। यह सुशासन कार्यक्रम के तहत 15 से 20 में लागू किए गए 1 और 2 का अगला चरण है। तो अगला चरण तभी लाया जाता है जब पिछला चरण जो है वो सक्सेसफुल रहा हो। अवधि क्या होगा इसका? 25 से 30, अगले 5 वर्षों के लिए होगा। बिहार को 5 वर्षों में देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करना है, सोशल जस्टिस को भी सुनिश्चित करना है। सोशल जस्टिस बहुत बड़ी अवधारणा है, जिसके तहत समाज में हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की हम लोग बात करते हैं। 7 निश्चय 3 के 7 मूल स्तंभ हैं। सबसे पहला है डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम। इसको ऐसे ही याद रख लेना है, डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम, 2 गुनी रोजगार, 2 गुनी आय। इसमें कहा गया है 1 करोड़ रोजगार सृजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को भी 100 रोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार का मुहैया उपलब्ध करवाया जाएगा बाई प्राइवेट सेक्टर और बाई बिहार गवर्नमेंट, दोनों मिलाकर के 1 करोड़ करीब में रोजगार मुहैया करवाए जाएंगे। सेकेंड जो इसका एम है वो है समृद्ध उद्योग सशक्त विद्या बिहार, यानी कि पहला है रोजगार। तो रोजगार तभी परिपूर्ण हो पाएगा भाई जब सेकेंड इसका पूरा होगा। जैसे उद्योग, बिना उद्योग को 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे? राज्य की आबादी है 15 करोड़ करीब में, इसमें 1 करोड़ रोजगार आप कैसे सृजन कर लेंगे? सरकार तो सबको काम नहीं दे देगी, और सरकार अगर सभी को काम दे देगी तो सरकार फिर काम कैसे करेगी? इतना पैसा कहाँ से आएगा भाई? तो 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत सभी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र, सभी जिलों में बड़े उद्योग को मुफ्त ज़मीन व अनुदान मिलेगा। मुफ्त में ज़मीन अनुदान मिलेगा। फिर बिहार के लोग हल्ला करने लग जाते हैं अडानी को ज़मीन दे दिया, इसलिए दे रहे ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, कंपनी आए, इत्यादि इत्यादि। समझिएगा जहाँ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ।
गया में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का दूसरा चरण, एक डिफेंस कॉरिडोर, फार्मा पार्क और फिनटेक सिटी विकसित की जाएगी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी विकसित की जाएगी। इसे याद रखिएगा, ये सेकेंड पिलर था। थर्ड जो रखा गया वो है कृषि में प्रगति, राज्य की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट थ्रू द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। ये इसका थर्ड लक्ष्य रखा गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। और यह केंद्र सरकार के पीएम किसान योजना जिसके तहत 6,000 मिलती है, उसके अलावा यह 3,000 रुपया और भी दिया जाएगा किसानों को। ये थर्ड पिलर था। पहला रोजगार, दूसरा उद्योग, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा एजुकेशन। याद हो जाना चाहिए। उज्ज्वल भविष्य, राज्य के प्रत्येक प्रखंड में ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल और एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसी को लेकर के जो पीके हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये मेरा आइडिया था, मैंने अपने मैनिफेस्टो में घोषित किया था, उसको बिहार सरकार ने छीन लिया। किसी का भी आइडिया हो, लोगों के कल्याण के लिए उपयोग हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। उन्नत शिक्षा। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, एक्सेसिबल हेल्थ, सुलभ स्वस्थ और सुरक्षित जीवन, ये है इसका पांचवा, ये भी याद रखना है। जिसके तहत कहा गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं छोटे छोटे ग्रामीण स्तर के, स्पेशलिस्ट अस्पताल और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू होगा, और इसे सरकार ने लागू भी कर दिया कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं अब गवर्नमेंट के डॉक्टर। अगर आपको प्राइवेट करना है तो गवर्नमेंट का जॉब छोड़ करके जाइए। आपने देखा होगा कि दिन भर डीएमसीएच में उनका ऑफिस है, डीएमसीएच के डॉक्टर हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक दनादन चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? दरभंगा आइए, दरभंगा तो मेडिकल का सबसे बड़ा हब है इन सब चीज़ों के मामले, डकैती के मामले में। तो वहाँ पर आपको दिखेगा ये सब डकैती कि भाई डॉक्टर साहब हैं डीएमसीएच के, लेकिन चल रहा है अलग से प्राइवेट क्लिनिक। डीएमसीएच में सुअर घूम रहे हैं, उनके क्लिनिक पर लाइन लगा हुआ है। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के यह बहुत ही ज़रूरी लक्ष्य रखा गया है। छठा है सुदृढ़ आधार, आधुनिक विस्तार, राज्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे की बात की गई। इसके अलावा 2 लेन ग्रामीण सड़क और प्लांट सिटी बसाए जाएंगे नए नए, जिसको लेकर के बिहार सरकार ने योजना घोषित भी कर दिया होगा। रिमोट सिटी आपके डेवलपमेंट वाला योजना पढ़ा है आपने। जैसे दरभंगा है तो दरभंगा के बाहर कोई रिमोट सिटी एक बनाएंगे। जैसे पटना है तो पटना बहुत कंजस्टेड हो गया तो पटना के बाहर एक रिमोट सिटी, प्लांट सिटी बनाएंगे। तो इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं, जो घोषित भी कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। इको टूरिज्म और पर्यटन का भी विकास किया जाएगा। 7 जो रखा गया है, सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, ये इसका 7वां लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि आधुनिक तकनीक और सुशासन के माध्यम से इसको आप ई गवर्नेंस पहल से जोड़ सकते हैं। जोड़ना सीखिए। ई गवर्नेंस, सरकार सभी तक आसानी से पहुंच होगा। इसके अलावा सुव्यवस्थित सरकार, दैनिक जीवन कठिनाइयों को कम करना, पैदल चलने वालों का पहला अधिकार, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, सड़क सुरक्षा, शिकायत निवारण के लिए पोर्टल, इसीलिए मैंने ई गवर्नेंस कहा। 19 जनवरी 2026 से प्रभावी भी हो गया है, जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। तो ये क्या है? 7 निश्चय योजना 3 है। नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय 1 2015, फिर 2020 में 7 निश्चय 2, फिर 2025 में 7 निश्चय योजना 3 को लाया गया था। इसे ज़रूर याद रखिएगा। सवाल पूछा जाएगा यहाँ से प्रीलिम में, मेंस में गारंटी है 100% सवाल आएगा। 71 मेंस में नहीं आया तो 72 पीटी में आएगा, उसमें भी नहीं आएगा तो 72 मेंस में आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। अगले 1 वर्ष में आपको किसी न किसी पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बोनस 7 निश्चय 1 और 2 की उपलब्धियाँ। ये आपको आंसर में मेंशन करना चाहिए। लॉन्ग फॉर्मेट अगर पूछा जाता है तो अवश्य ही मेंशन करें। शॉर्ट में अगर पूछा जाता है तो 7 निश्चय योजना 3 के बारे में बताएं और उसको फिर ख़त्म करें। देखिए क्या है, 15 और 20 में लाया गया था पहली और दूसरी योजना। तो प्रमुख पहली जो योजना लाई उसकी उपलब्धियां, आर्थिक हल, युवाओं को बल, इसमें युवाओं के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इत्यादि का वितरण सफलतापूर्वक किया गया। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं महिलाओं के आरक्षण को लागू किया गया। पुलिस, शिक्षा इत्यादि महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ी है।
पुलिस के मामले में बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, देश में नंबर 1 है हम पुलिस में। अगर लैंगिक समानता हम लोग देखें तो हर घर बिजली लगातार, इसमें भी हमने लक्ष्य को पूरा किया है। हर घर नल का जल, इसमें भी हमने पूरा किया है, भले ही यह नल का पाइप कभी भी चलता नहीं है। घर तक पक्की गली नालियां, इसका विकास किया गया, इसे भी हमने प्राप्त किया है। ODF फ्री बनाया गया है गांव घरों को, अवसर बढ़े आगे पढ़ें, ये भी हमने देखा है, सुनिश्चित किया है कि हायर एजुकेशन में भी बच्चों का इनरोलमेंट जो है वो बढ़े और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। 7 निश्चय 2 योजना की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख 5 लाख अनुदान, 5 लाख ऋण की सहायता कई सारे लोगों को दी गई है। सशक्त महिला, सक्षम महिला को भी हमने आगे बढ़ाया। हर खेत तक सिंचाई का पानी, यह प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था, 69th प्रीलिम एग्जाम में यह पूछा गया था। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का भी हमने देखा, गांव में सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। स्वच्छ शहर विकसित है शहर के लिए भी हमने देखें कि कई सारे जगहों में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल बनाए गए, बेघरों के लिए बहुमंजिला आवास बनाया गया है। घाटों और शमशानों का भी आधुनिकीकरण किया गया है। सुलभ संपर्कता किया गया, ग्रामीण सड़क को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है। प्रखंड मुख्यालय, ग्राम पंचायत इत्यादि को सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। स्वास्थ्य की भी सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया गया, इसे भी अवश्य ध्यान में रखिएगा, लिख दीजिएगा कम से कम, भले कुछ हुआ ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PT के लिए भी 72 PT के लिए भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस प्रकार के फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच होते हैं बिहार में, शायद ही कभी कभार आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ज़रा डिटेल पढ़ के जाइएगा, मेंस के दृष्टिकोण से भी पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा? क्योंकि सेमीकंडक्टर इत्यादि चर्चा में ही रहते हैं और यह मॉडर्न टेक है। मॉडर्न टेक मतलब आधुनिक, और भविष्य का टेक जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके निर्माण के लिए बिहार सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, वही बहुत बड़ी चीज़ है कि कम से कम इस दिशा में कोई सोच तो रहा है वहाँ। अब इस पॉलिसी को फॉलो किया जाए और कुछ उद्योग धंधे अगर वाकई इसके लग सकें तो और भी कल्याण हो राज्य का। बिहार कैबिनेट ने 29 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी दी है। यह नीति मुख्य रूप से 7 निश्चय योजना 3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के विजन का एक प्रमुख हिस्सा है। उद्योग की चर्चा किस में थी? सेकेंड वाले योजना में थी। सेकेंड लक्ष्य जो था 7 निश्चय योजना 3, उसके सेकेंड में उद्योग था, थर्ड में शिक्षा, चौथे में एजुकेशन, भूल जाते इतनी जल्दी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में बिहार की एंट्री सुनिश्चित करना, राज्य को पूर्वी भारत का एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाना, ये इसका लक्ष्य है। इसमें काम की चीज़ क्या थी? बस एक ही, बिहार की यह नीति है। 7 निश्चय योजना 3 के तहत जो दूसरा लक्ष्य है उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए यह नीति लाई गई। बाकी सारे डेकोरेटिव वर्ड हैं जिसको आप अपने आप लगा सकते हैं, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिवीजन कैसे किया जाता है? रिवीजन यही किया जाता है बस, बाकी तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको लग रहा होगा कि सर सारा कुछ याद नहीं होता, एक याद कर दूसरा भूलते हैं, वो इसी कारण से क्योंकि आप सारा पढ़ के बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक लाइन देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इसके लक्ष्य क्या क्या हैं। 25,000 करोड़ का भारी निवेश आकर्षित करना। सेमीकंडक्टर है तो किस में निवेश होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में निवेश होगा। तो एक शब्द इस पॉइंट में याद करना है, 25,000 करोड़। ठीक है, 2 लाख नौकरियां सृजित करना अगला कीवर्ड। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खुद से जोड़ दीजिए, मतलब डायरेक्ट कारखाना में या अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख नौकरियां पैदा करना, ऐसे रिवाइज किया जाता है। जब आप क्विक रिवीजन करते हैं मेंस एग्जामिनेशन हॉल में जाने के एक दिन पहले या एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो यही सब चीज़ें देखी जाती है। इकोसिस्टम का निर्माण करना। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? उससे जुड़े हुए लैब हों, कोई नियम कानून की अड़चनें हों तो उसे दूर किया जाए। असेंबल, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग इकाई, चिप डिजाइन सुविधाओं को स्थापित करना, पूरा वातावरण उस उद्योग के लिए, लॉ ऑर्डर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज़ को डेवलप करना। ठीक है, ये इसका थर्ड था पॉइंट, ये भी याद रखिएगा। निवेशकों के लिए प्रमुख प्रोत्साहन और सब्सिडी। इस नीति में कहा गया है
कि अगर कोई व्यक्ति बिहार में सेमीकंडक्टर उद्योग इत्यादि को लेकर के निवेश करेंगे तो हम उन्हें ये सब सुविधाएं देंगे, तभी तो कोई निवेशक आएगा। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि हम क्या क्या ईज और क्या क्या डोज और क्या क्या डोंट करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो वही तो हम बता रहे हैं कि आप आइए, हम ये सब चीज़ देंगे। पहला क्या देंगे? ज़मीन देंगे। सरकार ने भूमि के लिए विशेष टोकन दर तय की है। स्वीकृत परियोजना की लागत के प्रत्येक 100 करोड़ निवेश पर 1 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये के नाम में दी जाएगी। आपको 1 एकड़ जमीन की कीमत मात्र 1 रुपये रखी जाएगी अगर आपने 100 करोड़ का निवेश किया है तो, कम से कम। ठीक है। देश में सबसे अधिक पूंजीगत सब्सिडी केंद्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी दी जाती है। बिहार सरकार ने घोषणा की कि वह केंद्र द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के ऊपर, मतलब मान लीजिए आपका 100 रुपये कॉस्ट था तो उसमें केंद्र सरकार ने आपको पहले ही 50 रुपये दे दिया कि भाई 85 रुपये आपका कॉस्ट बना। अब इस 50 रुपये के अतिरिक्त 60% जो होगा, यानी कि इस 50 में से भी 30 रुपये आपको बिहार सरकार दे देगी। यानी कि आपका खर्च कितना हुआ? मात्र 20 रुपया खर्चा हुआ। 50 रुपया केंद्र सरकार, 60 रुपया बिहार सरकार ने आपका दे दिया, तो मात्र 20 रुपया आपका खर्चा हुआ 100 में से। ये यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है। अन्य राज्य के 50% और 10% से अधिक है यह 60% तक अतिरिक्त सब्सिडी हम लोग देने को तैयार हैं कि अगर कोई हमारे यहाँ पर आए ये करने के लिए। तो शुल्क में पूर्ण छूट, सेमीकंडक्टर इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क सभी में 100% छूट की बात की गई है। 100% आपको छूट दी जाएगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस, सभी प्रकार के स्वीकृति को सरल व तेज बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। सस्ती बिजली, पर्याप्त पानी की सुविधाएं भी दी जाएगी। जो चाहिए सब दे रहे हैं, बस आकर के बनाओ, यही यहाँ पर रखा गया है। पात्रता और शर्तें, अगर आपको इन सब फैसिलिटी का सुविधा उठाना है, लाभ उठाना है, तो क्या क्या करना चाहिए? कहाँ तैयारी में लगे हुए हैं? चलते हैं सेमीकंडक्टर कारखाना लगाने, कितना पैसा मिल रहा है देखिए। इन भारी रियायतों का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को सख्त शर्तें माननी होंगी। परियोजना का निर्माण उत्पादन एक निर्धारित समय के भीतर शुरू होना चाहिए, यानी कि टाइम पीरियड बंधा हुआ हो। एक न्यूनतम निवेश सीमा को पूरा करना अनिवार्य है। स्थानीय युवाओं को अनिवार्य रूप से रोजगार देना होगा। पर्यावरण के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। बस यही सा छोटा सा इसमें लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ इसका जुड़ाव किया गया है। यह नीति सीधे तौर पर भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर इंडिया पहल जैसी चीज़ें हैं, उसके लिए यह डायरेक्टली क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है, मजबूत करता है, ताकि कंपनियां आए बिहार में प्लांट लगाएं। यह 2030 तक 100 से 110 बिलियन डॉलर के लक्षित भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार में बिहार की बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकता है। सब कुछ सत्ता में है, सब कुछ अभी टिका हुआ है कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, काश ऐसा हो, काश वैसा हो। नेक्स्ट टॉपिक SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बहुत मारपीट हो रहा है अभी इसको लेकर के देश में। मतलब बस पश्चिम बंगाल में इतने बड़े स्तर पर लोगों के नाम हटे हैं कि खूब चर्चा में है ये, और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। PT में, मेंस में, जो भी एग्ज़ाम आपके सामने अब आएगा ज़रूर ही उस पर पूछा जाएगा। ख़ास तौर से सिविल सर्विसेज स्तर के, चाहे वो UPSC PT हो, UPSC मेंस हो या BPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। SIR क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? SIR विशेष गहन पुनरीक्षण, ये इसको कहा जाता है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची को शुरू से पूरी तरह से फिर से बनाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, और ऐसे लोग जो अपनी नागरिकता दे पाने में विफल रहे, चाहे वो नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों या कोई और हों, उनका नाम इसमें से हटा दिया गया। मृत लोगों के नाम भी हटाए गए, नए युवाओं के नाम को जोड़ा गया। तो युवाओं के नाम को तो हर साल ही रिवाइज किया जाता है, उसमें कुछ भी नया नहीं था। मृत लोगों के नाम को हटाया भी जाता है, लेकिन विशेष रूप से जो किया गया कि नागरिकता की जांच करते हुए नामों को हटाया गया, वो इसमें केवल नया था। बाकी मतदाता सूची को हर चुनाव से पहले नए युवाओं को फॉर्म 33 कहते हैं, क्या शायद उसको फॉर्म 33 कहते हैं, उसको फिल करना होता है, और उसके ज़रिए फॉर्म 33 ही है शायद, देख लीजिए एक बार। नए युवा जो होते हैं उनको आप वोटर लिस्ट में नाम डाल सकते हैं। सबका जन्म तिथि एक एक ही डाल देते हैं उसमें, तो
जैसे 1/1/2000 है ना, इसी प्रकार सबका डाला जाता है। जो भी है वो तो किया ही जा रहा था, मृत लोगों को भी हटाया जा रहा था, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे कई सारे लोग पलायन करके कहीं और चले गए हैं, उनका एक जगह से नाम हटा के दूसरी जगह को कर दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण आवश्यक क्यों है, यह देखिए क्या है। नियमित संशोधन के विपरीत जहां केवल नाम जोड़े हटाए जाते थे, एसआईआर में हर मतदाता को सूची में बने रहने के लिए एक नया फॉर्म जमा करना आवश्यक था। कुछ मामलों में नागरिकता और प्रमाण पत्र भी देना बहुत आवश्यक बनाया गया था। क्यों आवश्यक है? मतदाता सूची की शुद्धता के लिए पहला चीज़ तो यही आवश्यक है। 20 वर्षों में शहरीकरण हुआ है, पलायन हुआ है बड़े स्तर का, इसलिए 20 वर्षों से एसआईआर नहीं हुआ था, इसलिए यह बहुत ज़रूरी था। कभी भी आलोचना इस प्रकार से नहीं करना एग्जाम में कि आप किसी पक्ष में खड़े दिखें। दोनों पक्षों को रख दीजिए, अपना कंक्लूजन दे दीजिए और अगले सवाल पर चले जाइए। जज नहीं बनना है आपको, एसडीएम और डीवाईएसपी और इत्यादि पोस्ट पर जाना है तो कृपया अधिकारी बने, जज ना बने एग्जाम में। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को 100% त्रुटिहीन बनाना है। फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य में से एक है। अपात्र लोगों की पहचान करना। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में हों। इस प्रक्रिया को यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी अवैध प्रवासी अपात्र व्यक्ति मतदाता न बन सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो सही चीज़ है भाई कि हमारे देश को जो नागरिक हैं वही तो केवल मतदान करेंगे ना, कोई दूसरा कैसे मतदान कर सकता है? अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आप कैसे मतदान कर सकते हैं? लेकिन इतना सिंपल थोड़ी ना है ब्लैक एंड वाइट। सीमांचल का इलाका जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर लगता है, हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, बांग्लादेशी बांग्लादेशी को, बिहार नेपाल का जो बॉर्डर लगता है वहाँ कई सारे बिहारी लड़कों की शादी नेपाल की लड़कियों से होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है भाई। आप जाइए कभी सीमांत के इलाकों में, बहुत सारे घरों में होता है। तो क्या उनको मिलना चाहिए वोटिंग का अधिकार कि नहीं मिलना चाहिए? है ना? तो ये सवाल पूछने लायक है ना। इस तरह की चुनौतियां भी देखने को हमें मिलती हैं। पहले कब हुआ? बिहार में इससे पहले आखिरी बार विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 में आयोजित किया गया था। चुनाव आयोग ने लगभग 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में दोबारा इसे करवाया। भारत के चुनाव आयोग ने 1952 और 2004 के बीच देश भर में कुल 13 बार पुनरीक्षण अभियान चलाए हैं। 52, 65, 89, 93, 2002, 2004। 1989 में जब मतदाता की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी, तब भी इसी तरह का एक बड़ा पुनरीक्षण किया गया था। इसे अवश्य याद रखिएगा। अब एसआईआर बिहार में, इसको ज़रा हम लोग दोनों पक्षों को देख लेंगे। कानूनी आधार क्या है? तो संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत यह आयोजित किया जाता है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। 324 के तहत यह अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। प्रक्रिया क्या है? यह अभूतपूर्व प्रक्रिया थी, जिसे मतदाता सूची को अनिवार्य रूप से हटा दिया गया था और हर एक मतदाता को 1 महीने के सख्त समय के भीतर परिगमन फॉर्म जो है वो जमा करना था विथ प्रमाण, और वो किया गया और पूरा भी हुआ प्रोसेस। चुनाव भी संपन्न हुआ, कई सारे आरोप भी लगे। उस आरोपों की हम लोग ज़रा जांच करेंगे, क्योंकि सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो है ये कि एसआईआर क्या है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग मैंने लिखवाया हुआ है ये सवाल, चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की जांच कीजिए। यही सवाल आपसे पूछेगा, आरोपों की जांच कीजिए। इस प्रकार के शब्दावली में ये एसआईआर प्रक्रिया का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या फिर विश्लेषण कीजिए। एसआईआर क्यों आवश्यक और इसका विश्लेषण कीजिए इस प्रक्रिया का। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है, इसे ज़रूर ध्यान में रखें। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करके जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो आरोप लगाया गया वो है ए बैकडोर सिटीजनशिप टेस्ट, कि यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग जो है लोगों के नागरिकता का जांच कर रहा है, लोगों की नागरिकता की जांच कर रही है। यह सही नहीं है। नागरिकता जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के जवाब भी पढ़ेंगे इस पर हम लोग। आलोचकों ने कड़ा आरोप लगाया कि नागरिकता स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की मांग करके ईसीआई प्रभावी रूप से मतदाता सूची संशोधन के बेस में पिछली दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आयोजित कर रहा है, एनआरसी कर रहा है बैकडोर से। ये सेकेंड है, संवैधानिक जनादेशों से अधिक। विपक्ष ने तर्क दिया कि नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत
केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है, केंद्र सरकार का अधिकार है, सरकार का, न कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार में शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने दावा किया कि ईसीआई ने यह भूमिका निभाकर अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है। नागरिकता की जांच पड़ताल तो गृह मंत्रालय का काम है, न कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया। तीसरा जो आरोप था, मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना, ये आरोप लगाया गया, बहुत ही गंभीर आरोप है। व्यापक चिंताएं थी 1 महीने के सख्त समय और जटिल दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के कारण वैध मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। विशेष रूप से गरीब, अनपढ़ और हाशिए के समुदाय जो हैं, कमज़ोर वर्ग जो हैं, जो गरीब महिलाएं हो गई, कई सारे अल्पसंख्यक समूह आते हैं हाशिए पर स्थित समूहों में, दलित वर्ग आ गए जिनके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या हैं भी तो वो इस प्रक्रिया को समझ नहीं सकते, या घर पर केवल बाल बच्चे हैं, पति गया है कमाने बाहर। तो इस प्रकार के जो हाशिए पर स्थित कमज़ोर वर्ग थे, वल्नरेबल वर्ग जो होता है, उसको विशेष चुनौती का सामना करना पड़ा है, ये इसमें कहा गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये आरोप लगे थे। चुनाव आयोग ने कहा, क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी शुद्धता सुनिश्चित करना हमारा काम है, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, यही तो हमारी जिम्मेदारी है, और वो भी इस देश के संविधान ने ही दिया है। तो हम तो जो संविधान ने हमें काम दिया है उसको केवल पूरा कर रहे हैं। आरोप तो आप लगा ही सकते हैं। ईसीआई ने तर्क दिया कि एसआईआर का प्राथमिक लक्ष्य एक अत्यधिक त्रुटिपूर्ण मतदान सूची को साफ करना है, मतदाता सूची को साफ करना है। उन्होंने कहा कि पिछली सूचियों में लाखों डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ थी, गलत नाम थे, मृत मतदाता और पात्र नाम भी शामिल थे। इससे लोकतंत्र की सूचिता, अखंडता जो है वो प्रभावित होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनके नामों को हटाएं, इसलिए हम ये हटा रहे हैं। सेकंड जो उन्होंने कहा, नागरिकता का सत्यापन निर्धारण नहीं है, यह हम नागरिकता केवल सत्यापित कर रहे हैं, हम नागरिकता तय नहीं कर रहे हैं। तय करना गृह मंत्रालय का काम है, हम तो केवल मतदाता सूची के लिए सत्यापित कर रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि नागरिकता का निर्धारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल मौजूदा कानूनी आधार पर पात्रता का सत्यापन कर रहे हैं कि आप पात्र हैं या नहीं हैं। हम नागरिकता दे नहीं रहे हैं किसी को या हटा नहीं रहे हैं, हम तो केवल जांच कर रहे हैं, इसे भी याद रखिएगा। नियमित और कानूनी प्रक्रिया, सुप्रीम उसने कहा कि भाई इससे पहले तो हम इतनी बार कर चुके, तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, अभी आप हमसे लड़ाई करने आ गए, तो ये भी याद रखिएगा। चुनाव आयोग के जवाब भी और इस पर लगे आरोप भी, यहीं पर अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। और चुनौतियाँ क्या क्या आई, बहुत कम समय दिया गया, बहुत सारे बीएलओ को दिक्कत आई, इत्यादि चीज़ें चुनौतियाँ आई इसमें। लेकिन अंततः जब देश में इतने बड़े स्तर का अभियान किया जाता है तो चैलेंजेस तो थोड़ा बहुत आएंगे ही। एक और आरोप लगाया गया कि जब आजकल के ज़माने में हो रहा है तो हमने डिजिटली चीज़ों को क्यों नहीं किया। तो चुनाव आयोग ने कहा कि डिजिटली करने से इसकी सूचिता और अखंडता प्रभावित होती, इसलिए हमने डिजिटली नहीं किया, मैनुअली किया, गांव-गांव जाकर के किया, और डिजिटली करने से कम पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती। तो ये चुनाव आयोग का जवाब था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है MSME। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? बहुत ज़्यादा चर्चा में है, मतलब हर दूसरे दिन चर्चा में रहता है MSME। सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 नहीं, हाल ही फिलहाल में 1 अप्रैल 2025 से यह नया परिभाषा प्रभावी हुआ है, जिसको कहा था MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, छोटी छोटी कंपनियां। माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो का मतलब 2.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जिनका हो, लघु 25 करोड़ से 100 करोड़ तक का हो, मीडियम 125 करोड़ से 500 करोड़ तक का जिनका कारोबार हो, उनको मीडियम कहा जाता है। छोटे छोटे शहरों में जो आपने उद्योग धंधे देखे होंगे, जिनका 150 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दरअसल में ये उद्योग जो होते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के बैकबोन है। हमारे देश के टोटल एक्सपोर्ट का मोर देन 30% ये एक्सपोर्ट करते हैं। जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है इस सेक्टर में, MSME सेक्टर में। और सबसे अचंभा की बात है कि इस सेक्टर की तरफ हमने कभी विशेष ध्यान ही नहीं दिया है। पिछले 20 वर्षों से हम लोग इस सेक्टर की ओर ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो इसको हम लोग इग्नोर मान रहे थे, इनका औपचारिकरण तक नहीं किया गया था। तो ज़रा हम समझते हैं कि क्या है ये जीडीपी। MSME क्षेत्र भारत की जीडीपी लगभग में 30% का महत्वपूर्ण योगदान देता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। रोजगार में यह
11 से 12 करोड़ लोग रोजगार देता है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार एमएसएमई देता है। निर्यात, देश के निर्यात का 45%, मैंने तो 30% बोला था, 45%, यानी कि देश से अगर 100 सामान निर्यात होता है तो 45 सामान जो हैं यह छोटे छोटे उद्योग से आते हैं। बाकी 45 में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब शामिल हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए इन छोटे उद्योगों की महत्व को, कि बाकी 45 में 55 में पूरा देश का उद्योग शामिल है। बड़े बड़े जितने आपको बड़े जाइंट इंडस्ट्रीज दिखते हैं एक्सपोर्ट के मामले में, और 45% ये छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं 500 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ छोटे छोटे शहरों के, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो शामिल हैं। ज़रा सोचिए, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है ये सेक्टर हमारे लिए, जिसको एमएसएमई कहा जाता है। बिहार में एमएसएमई कृषि आधारित उद्योग, बिहार में अधिकांश एमएसएमई कृषि प्रसंस्करण जैसे मखाना, लीची, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे खादी, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क इत्यादि जो हैं उससे जुड़े हुए हैं। औद्योगिकरण का आधार है बिहार। भारी उद्योग की कमी के कारण से पलायन को रोकने में एमएसएमई की भूमिका है। जो थोड़े बहुत बिहार में लोग बचे हुए हैं जिनके सरकारी नौकरी नहीं लगी है और अपना धंधा भी नहीं है, तो वो इसी के कारण से बचे हुए हैं। उद्यमिता योजना, बिहार उद्यमी योजना के तहत बिहार में एमएसएमई स्थापित करने वाले युवाओं महिलाओं को 10 लाख रुपये, 5 लाख अनुदान, 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सरकार मदद भी कर रही है। तो ये बिहार की स्थिति थी। इनके समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या होती है? औपचारिक ऋण की बहुत ज़्यादा कमी होती है इनके पास में, भुगतान में देरी होती है, बड़े बड़े पैसे इनके अटके हुए रहते हैं। जैसे अभी वॉर हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाधित होता है, तो बहुत सारे इंडस्ट्री है उनके कपड़े अरब देशों में जाते थे, वो रुक जाते हैं। जैसे रूस यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था तो भागलपुर सिल्क उद्योग जो है उसको बहुत झटका लगा था, क्योंकि भागलपुर सिल्क जो है रूस और यूक्रेन में लोग इसके लिए पागल हुए पड़े थे। ख़ासतौर से यूक्रेन में बहुत पहनते हैं हमारे यहाँ के सिल्क वो, तो वो सारा एक्सपोर्ट रुक गया था। और उसके कारण से कम उतने छोटे से भागलपुर शहर को हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ था। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक वॉर के कारण से। इनके कई बार पेमेंट रुक जाते हैं, कई बार जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाता है, जिसके कारण से इनके ऊपर में बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। भागलपुर उद्योग का मैंने उदाहरण दिया है, इसे भी याद रखिएगा। तकनीकी पिछड़ापन, पूंजी की कमी के कारण से अधिकांश इकाई अभी भी पुराने तकनीक पर काम कर रहे हैं। बुनियादी ढांचा का अभाव रहता है, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, निर्बाध बिजली आपूर्ति इत्यादि कई सारी चुनौतियाँ बनी हुई रहती हैं। समाधान क्या है? वित्तीय सहायता दी जाए सरकार के द्वारा, इनको बड़े स्तर पर सरकार दे भी रही है। जैसे मुद्रा जैसे लोन जैसी योजनाएं हैं, छोटे लोन के लिए है इत्यादि कई सारी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार और राज्य सरकारें, देश की सरकारें इनकी मदद करती हैं। त्वरित भुगतान तंत्र बनाया जाए, डिजिटलीकरण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को सरलीकरण किया जाए। बहुत सारे नियम कानून के कारण से यह उद्योग बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, पुलिस राज, इंस्पेक्टर राज का सामना करते हैं, तो इसे भी हमें छूट देना पड़ेगा। बिहार के लिए विशेष फोकस, बिहार में प्लग एंड प्ले मॉडल, इंडस्ट्रियल सेल को तेजी से विस्तार करना चाहिए। जैसे भव्या जैसी योजनाएं जो हैं वो इसको बढ़ावा दे सकती हैं। जैसे प्लग एंड प्ले मॉडल को ही रखा गया है कि हम उद्योग का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देंगे, आप वहाँ पर उद्योग लेकर के आइए और प्रोडक्शन डायरेक्ट शुरू कीजिए। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यही पूछा जाएगा, छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सौर्य वेदनम उत्सव। कहाँ पर हुआ है? पूर्वी चंपारण में सौर्य वेदनम उत्सव। नहीं पता होगा आपको? नहीं पता है सर, एग्ज़ाम में सवाल आ जाएगा तो सर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, सर पता नहीं कहाँ से आ गया था, सर पता नहीं पास होंगे कि नहीं। कट ऑफ के आगे पीछे है, 2 नंबर का अंतर आ रहा है कट ऑफ में से। शायद अगर कट ऑफ नीचे जाए तो देखिए क्या होगा 50 क्वेश्चन में से कहीं 2-4 हटा तो नहीं देगा। इस तरह के जो सवाल आपके मन में आते हैं ना, वो रिवीजन और सही से पढ़ने के कारण नहीं आते हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए एग्ज़ाम से पहले। बोलते बोलते मैं कई बार थक जाता हूँ बच्चों को। एग्ज़ाम का ठीक पहले जो 1 महीना होता है ना, वो सबसे बेकार होता है, सबसे बेकार। उसमें आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। एग्ज़ाम से 6 महीने पहले से जो समय शुरू होता है ना, असल पढ़ने का समय वही होता है जो आजकल चल रहा है। अप्रैल बीत गया ना तो उसके बाद से आप कुछ भी नहीं खास कर पाएंगे। जिनका 72 मैं उनके लिए कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर, मई जून जुलाई में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। मुझसे ले लीजिएगा लिख करके। वो केवल रिवीजन का समय होता है। रिवीजन वो करते हैं जिन्होंने पढ़ा होता है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। पढ़ना जब जैसे ही जुलाई का आपको पता चला, फरवरी में
उसके बाद से ही आपको लग जाना चाहिए था, क्योंकि समय तो है ही नहीं। शौर्य वेदनम उत्सव का पहला संस्करण 7 से 8 मार्च 2025 तक बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में आयोजित किया गया। डेट याद रखना है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी तो याद ही रहेगा। यह बिहार में पहली बार आयोजित होने वाला अपने आप में एक अनूठा सैन्य शक्ति प्रदर्शन है। पहली बार बिहार में सैन्य शक्ति प्रदर्शन है इस तरह का। इस उत्सव का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बल, सेना, नौसेना, वायुसेना की सैन्य शक्ति और शौर्य का जीवंत प्रदर्शन करना था। इसका मकसद युवाओं, आम नागरिकों को रक्षा बलों के प्रति जागरूक करना, उन्हें सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करना था। ये इसका उद्देश्य था। ठीक है बंधुओं। आयोजक और प्रमुख अतिथि कौन थे? आयोजक इस उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय, पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग के द्वारा किया गया। उद्घाटनकर्ता, उत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल के द्वारा आरिफ मोहम्मद खान साहब जो थे, इससे पहले थे, उनके द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि राज्य रक्षा संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह और भारतीय सेना के मध्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। ये कौन थे? यहाँ पर स्काउट जम्बूरीन के बारे में 69th मेंस में पूछा गया था। अगर आपको याद हो तो 68 मेंस या 69th मेंस में पूछा गया था। एक छोटा सा फेस्टिवल हुआ था राजस्थान में, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति जी गई थी, तो उसके लिए आपसे पूछा गया था स्काउट्स के बारे में। तो ये आपसे क्यों नहीं पूछेगा? राज्यपाल महोदय थे अतिथि भाई। सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का विषय रहा। भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना सभी ने अपने अपने चीज़ों को प्रदर्शित किया। अन्य विशेष कार्यक्रम हथियारों की प्रदर्शनी के अलावा सैनिकों द्वारा उत्कृष्ट मार्शल आर्ट इत्यादि का प्रदर्शन भी किया गया। महत्व क्या है? मोतिहारी, जो कि महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह ऐतिहासिक भूमि है, आयोजित यह उत्सव न केवल राष्ट्रीय गौरव, एकता की भावना को दिखाता है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों को सेना के करीब लाता, नए भारत की रक्षा के लिए तैयारियों को भी यह दर्शाता है। छोटा सा था, पहली बार बिहार में हुआ है। पीटी मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। मेंस शॉर्ट आंसर पूछेगा हाल ही में यह उत्सव मनाया गया, यह क्या है, उसके बारे में इसका विवरण दे दें, बात खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओम बिरला ने बिहार विधानसभा में ई विधान ऐप लॉन्च किया है। ई विधान ऐप कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 7 फरवरी 2026 पटना स्थित बिहार में विधानसभा में नेशनल ई विधान ऐप आधिकारिक शुरुआत की, जिसे प्रचलित रूप से ई विधान ऐप कहा जाता है, ई विधान एप्लीकेशन। यह भव्य आयोजन बिहार सरकार के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर संपन्न हुआ था पटना में। इसे भी याद रखना है, यह सवाल पूछा जा सकता है। ई विधान ऐप क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक डिजिटल विधायी कार्यप्रवाह प्रणाली है। क्या सवाल पूछा गया है? बिल्कुल, बीपीएससी आपसे आगे चलती है, सवाल पूछ चुकी है कि भारत विधानसभाओं में एआई के उपयोग के बारे में बताएं। शॉर्ट आंसर पूछा गया है बीपीएससी पीटी मेंस एग्जामिनेशन में GS1 पेपर में कि बिहार नहीं था, विधानसभाओं में लेजिस्लेटिव प्रक्रिया में एआई के उपयोग के बारे में बताएं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज भी आपको लिखने में दिक्कत होगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी कार्य को पूरी तरह से करने हेतु डिजिटलाइज करना और सुव्यवस्थित बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? पेपरलेस कार्यप्रणाली, रियल टाइम पहुंच, सदन के सदस्य अपने मोबाइल या हैंड होल्ड उपकरणों से सीधे विधेयक, नोटिस, प्रश्न, कार्यवृत्ति, प्रतिवेदन इत्यादि को देख सकते हैं, जिससे पेपरलेस प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, समय भी कम लगेगा। क्लाउड बेस्ड प्रणाली है, डेटा की सुरक्षा, एकरूपता, परस्पर संचालन सुनिश्चित करने हेतु इसे सुरक्षित NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के क्लाउड प्लेटफॉर्म से होस्ट किया जाएगा। वहीं पर सारी सामग्री रहेगी और उसको होस्ट करना तो जानते होंगे, है ना। एक राष्ट्र एक विधायी मंच, एक ही मंच सभी राज्यों की विधानसभाओं के बीच परस्पर संपर्क और मानकीकृत प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है। एक राष्ट्र एक विधायी मंच सभी राज्य के विधानसभाओं को यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने का काम करेगा। ई विधान ऐप का महत्व क्या है? दक्षता और गति, इफिशियंसी एंड स्पीड बढ़ेगा,
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, जनप्रतिनिधियों के लिए सुलभता होगा, इसके साथ में पर्यावरण संरक्षण का भी काम होगा क्योंकि पेपरलेस प्रक्रिया है ये। तो ये था आपका ई विधान। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा तो मन था यहीं तक पढ़ाऊँ, लेकिन इस टॉपिक को भी हम लोग कर लेते हैं। केंद्र ने कृषि उत्पादकता ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 आकांक्षी कृषि जिलों, आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ना, यह नीति आयोग का प्रोग्राम है जिसके तहत अल्प विकसित जिलों को विशेष सहूलियत दे करके मुख्य धारा के जो अच्छे ज़िले हैं उनमें शामिल करना, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको थोड़ा सा विशेष सहूलियत देना। इसी जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना को लागू किया जाएगा। कृषि को आसान, आधुनिक व अधिक लाभप्रद बनाने के लिए केंद्रीय बजट 25 में इसकी घोषणा की गई थी। इसे नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम का अनुरूप ही बनाया गया है, लेकिन यह विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर है। जिस प्रकार से नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम है कमज़ोर डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर दृष्टि से जो वीक ज़िले हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन कम है, वहाँ पर कम आउटपुट है, ऐसे ज़िलों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया गया है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। उसके तर्ज पर है, मैंने एक बार गलती से बोल दिया उन्हीं ज़िलों में नहीं, एग्रीकल्चर रूप से जो कमज़ोर ज़िले हैं उनके लिए यह शुरू किया गया है। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, यह प्रीलिम में स्टेटमेंट बना करके पूछा जा सकता है। कोई अलग से बजटीय आवंटन नहीं है। यह 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के बजट को एकीकृत करता है, जिनमें किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना इत्यादि योजनाएं शामिल हैं। इसका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है। इन सभी को मिलाकर के अगर देखें हम लोग 1.44 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसको हम लोग सही से इम्प्लीमेंट करेंगे एग्रीकल्चर रूप से वीक डिस्ट्रिक्ट्स में। लगभग 40% सब्सिडी के लिए, 30% बुनियादी ढांचे के लिए, 20% ऋण के लिए और 10% ट्रेनिंग के लिए खर्च किया जाएगा। ये इसमें लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य क्या है? फसल को डाइवर्सिफाई करना, कटाई के बाद भंडारण और मूल्य संवर्धन। जैसे आलू तो उपजा लिया तो आलू बिकेगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। किसानों से तो 15 रुपये किलो खरीदेंगे, बहुत अच्छा मिलेगा दाम तो। लेकिन आलू का चिप्स बना लो तो 15 रुपये का हवा बेच सकते हो आप। जो चिप्स का पैकेट खरीदो हवा ही तो रहता है उसमें। तो ये इसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन। भारी भरकम शब्द कि आपने आलू बेचा तो 15 के किलो बिका और अगर चिप्स बेचा तो 15 के 100 ग्राम बिकेगा। तो ये वैल्यू एडिशन पर में खर्चा करने की बात की गई है। आय के स्रोतों में विविधता लाना, महिला, युवा और संबद्ध क्षेत्र जैसे डेयरी, मत्स्य, कुक्कुट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए खाद्यान्न, दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों कृषि ऋणों तक पहुंच की सुनिश्चित की जाएगी किसानों की। कौन से जिले होंगे? कम फसल उत्पादन वाले जिले, ऐसे जिले जिनकी राष्ट्रीय औसत से कम है उपज। गेहूं की उपज 3.5 टन हेक्टेयर से कम या धान की उपज 2.7 टन हेक्टेयर से कम हो। ये आंकड़ा याद रखना यार, प्रीलिम एग्जाम में ये आंकड़ा भी पूछ सकता है आपसे। मैं आज ही बता रहा हूँ, जिस दिन पूछेगा तो फिर मुझे बताना आप। मध्यम फसल तीव्रता, ऐसे जिले जहाँ प्रतिवर्ष औसतन 1.5% से कम फसल चक्र होते हैं, वहाँ पर भी यह लागू किया जाएगा। ऐसे ज़िले जिनकी ऋण पहुंच बहुत ही कम है, 30% से कम है, वैसे ज़िलों में लागू किया जाएगा। भौगोलिक रूप से प्रत्येक राज्य केंद्रशासित प्रदेश की शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और परिचालन जोतों की हिस्सेदारी को ध्यान में रखा जाएगा और उसके आधार पर भी चयनित किया जा सकता है। क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा। प्रत्येक चयनित जिले में डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो समिति इसका संचालन करेगी। समन्वय में स्थानीय प्रशासन शामिल होगा। 100 नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी शामिल होंगे, जो इसके पूरे भारत में लागू करने का काम करेंगे। तो आज की ये कौन कौन से टॉपिक थे भाई? कृषि धन धान्य योजना, ई विधान था एक, ई विधान आप सबने पढ़ा। उसके बाद से ये जो फेस्टिवल बनाया गया है जिसका क्या नाम है, उसका नाम है शौर्य वेदनम उत्सव, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। उसके अलावा हमने पढ़ा एमएसएमई को। एमएसएमई के अलावा हमने क्या पढ़ा? एमएसएमई के अलावा जो हमने पढ़ा है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एसआईआर इन बिहार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
उसके अलावा हमने पढ़ा टॉपिक था सेमीकंडक्टर मिशन, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026, और फिर पढ़ा हमने 7 निश्चय योजना 3। ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़े हैं ना गुरु, जहाँ से पीटी मेंस दोनों में सवाल आ सकता है। इन्होंने पढ़ा, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।